नमस्कार, मैं मौमिता बनर्जी सिंह आज स्वास्थ्य चर्चा में एक बार फिर आप लोगों के बीच एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए आ गई हूँ। जी हाँ, आज हमारा विषय है नवजात बच्चे यानी नवजात बच्चों से लेकर 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो बीमार होते हैं, उनकी बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे। दरअसल हमारे भारत का जो जनसंख्या है उसमें 40% जो हिस्सा है वो छोटे बच्चों का है, यानी 14 साल से कम उम्र के बच्चों का है। अगर 100 में 12 बच्चों की बात करें हम तो उसमें 5 साल तक के बच्चे, हर 100 में 12 बच्चे 5 साल तक के छोटे बच्चे हैं। तो ऐसे में सर्दी जुकाम बुखार जो बीमारियां होती हैं वो साधारण समझ में आ जाती है और जो दिखता भी है, लेकिन कुछ बीमारियां बहुत जटिल होती है जिन्हें समझना बहुत मुश्किल होता है। बच्चे मासूम होते हैं, वो अपनी बातों को बयां नहीं कर सकते हैं। ऐसे में एक माँ या परिवार के अन्य सदस्य उनकी बीमारियों के बारे में कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे कि वो किसी जटिल बीमारी से तो ग्रसित नहीं है। तो इन्हीं सब बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है यूनानी चिकित्सा पद्धति के जाने माने डॉक्टर ओसामा अख्तर जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आज हम चर्चा कर रहे हैं नवजात बच्चे और 5 साल तक के बच्चे। काफ़ी मासूम होते हैं बच्चे, खेलते कूदते बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन बच्चों की जो बीमारियां हैं वो आखिर क्यों इतने छोटे बच्चों को बीमारी होती हैं और क्या आखिर कारण है इसका? देखिए, सबसे पहले तो देखिए नवजात बच्चों में बीमारी बड़ों में भी है, बच्चों में भी, लेकिन बच्चों में प्रॉब्लम क्या है कि वो बोल नहीं पाते। जो नवजात शिशु जैसे आपने कहा है, जब 2 साल के बाद तो बच्चे कुछ बोलने लगते हैं। उनको कुछ अगर दर्द का है तो वो दर्द तो बोलेंगे, बहुत सारी चीज़ों को बोल सकते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे बिल्कुल होते हैं, जो जब तक बोल नहीं सकते, तो उनका एक ही लैंग्वेज है वो बताने का। अपना कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डिजीज़ है तो वो रोएंगे उसके लिए। उसको भूख लगेगी तब भी रोएंगे, दर्द होगा तब भी रोएंगे। तो उसी से हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या है इसको। तो सबसे पहले तो ये है कि हमको कोई बीमारी या प्रॉब्लम है बच्चे को, तो हम उसको पहले डायग्नोस करें अगर वो क्या प्रॉब्लम है उसको, क्योंकि वो सिर्फ रोएगा। उमूमन आमतौर से बच्चे, जैसे मैं सबसे कॉमन चीज़ जो है बच्चे शुरू में अगर आप देखेंगे तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जिसको बोलते हैं कि जो सांस की नलियाँ ऊपर की है उनमें, या फिर कान में इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा कॉमन केस है। किस तरीके से होता है, बच्चे एक तो जैसे फीडिंग के दौरान अगर माँ सही से फीडिंग नहीं कराती है तो फीडिंग के लंग्स में अगर कभी जो है आपका जो है मिल्क फीडिंग के दौरान अगर मिल्क चला जाता है तो उससे लंग्स इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो सांस का इन्फेक्शन हो सकता है। सबसे कॉमन, एकदम कॉमन। दूसरी चीज़ क्या है कि फीडिंग में बच्चों का एक हमारे गले और कान के बीच में एक ट्यूब है जिसको बोलते हैं स्ट्रीचियन ट्यूब, या उसको कान के उसमें, जैसे आप कभी देखेंगे उसको एक टेस्ट भी होता है, वॉल्सेल्वा टेस्ट बोलते हैं उसको। हम देखते हैं कि वो प्रॉपर काम फंक्शन ही है कि नहीं। माउथ को और उसको नोज को क्लोज करके हम प्रेशर अगर एयर का बनाते हैं तो कान का जो आपका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो ईयर की है तो वो जो है उसमें बल्ज आउट होने लगी, प्रेशर एक डेवलप होता है उसमें। बच्चों में जो स्ट्रीचियन ट्यूब होता है वो शॉर्टर होता है और वाइडर होता है, बड़ों में जबकि वही लॉन्गर होता है और थिनर होता है। तो बच्चों में क्या, फीडिंग के दौरान अगर बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारी इजीली फीडिंग के लिए वो माँ क्या होती है उसको लेटे फीडिंग कराती है। लेटने से क्या होता है, बच्चों को जो स्टमक में जाना है कभी सांस के उसमें भी चला गया और कभी क्या होता है कान में चला जाता है। कान का इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है। इसी वजह से बच्चों में देखेंगे वो बच्चा रो रहा है, सबसे कॉमन है, उसको देखे डायग्नोसिस करेंगे तो क्या होता है, बच्चे कान में दर्द हो रहा है, क्यों, इन्फेक्शन हो गया है। वो कैसे, वो माँ के जरिए हुआ। माँ ने उसको प्रॉपरली उसको फीडिंग का एक तरीका बताते हैं। हाँ, तरीका है कि उसको जो है हेड को थोड़ा सा ऊपर रख करके इजीली उसको तरीके से बॉडी उसका नीचे हो और हाथ में थोड़ा सा उसका हेड ऊपर हो, इस तरीके से फीडिंग कराया ताकि उसके कान में जो है वो मिल्क उसमें ना जा पाए, जिसकी वजह से एक तो सबसे कॉमन है। बाकी डिजीज़ तो बहुत सारी है, अगर उस बच्चों ध्यान नहीं देंगे तो उसमें न्यूट्रिशन की कमी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जो कि डाइट की प्रॉब्लम है। बच्चों में जैसे विटामिन डी पहले तो बहुत ज़्यादा था, अब धीरे धीरे चूँकि इतनी अवेयरनेस लोगों में आ गई है, फिर जो है बहुत सारे वैक्सीनेशन में आते हैं तो उसमें कुछ पर्टिकुलर विटामिन जिनकी कमी से बहुत सारी कमी से जो प्रॉब्लम होती है। वैसे बच्चों में देखते होंगे जो है कुछ बच्चे जिनका बो शेप का जो है हो जाता है विटामिन डी की कमी से, तो शुरुआत से ही अब बल्कि बोलते भी है कि विटामिन डी है। जैसे बच्चे को धूप में भी ऑयल की मालिश करके जो धूप में भी देंगे तो उससे भी विटामिन डी मिल जाएगा, लेकिन सुबह के अर्ली मॉर्निंग की, क्योंकि फिर दिन में जो है उसमें यूवी रेज ज़्यादा होती है। अर्ली मॉर्निंग का जो है धूप में देना जरूरी है। अच्छा है जी। डॉक्टर साहब, आपसे बात करेंगे कुपोषण जो हम लोग अक्सर सुनते हैं, खासकर
आज के टाइम में तो गांव में भी और शहर में भी कुपोषण की समस्या सुनने में आ रही है जो बच्चों को होती है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, पहले हम लोग चर्चा हमेशा सुनते आए हैं कि कुपोषण जो है खाने पीने की कमी की वजह से होती आई है, लेकिन आज के समय में कुपोषण का जो दायरा है वो बिल्कुल बदल चुका है। कुपोषण जो है वो कहीं ना कहीं लापरवाही की वजह से भी हो रही है। तो डॉक्टर साहब, कुपोषण आखिर क्या है और क्या इसका इलाज है यूनानी चिकित्सा में? कुपोषण समझिए कि हमारे जो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी है, फैट की रिक्वायरमेंट कितनी है, कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट कितनी है, विटामिन्स और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट जो है हमारे बॉडी के रोज़मर्रा जो डेली के रूटीन लाइफ है उसमें हमारे न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट है उससे कम क्वांटिटी में अगर मिलता है पर्टिकुलर टाइम, कुछ विटामिन हमारे बॉडी में स्टोर भी रहते हैं जो लॉन्ग टाइम तक रहते हैं, वो 6 मंथ तक है, 1 ईयर तक भी। कुछ विटामिन होते हैं जो हमारे बॉडी में उसको हम जैसे यूज़ करते हैं और फिर एक्सक्रीट होकर के यूरिन के थ्रू आपका पास आउट कर जाते हैं। तो जो विटामिन्स या मिनरल्स या जो बेसिक डाइट, जिस बेसिक डाइट में हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और फैट है, तो बहुत सारी चीज़ें हम विटामिन और मिनरल को उनको चीज़ें रिक्वायरमेंट दे रहे हैं, लेकिन बेसिक आहार जिनको हम बोलते हैं वो उनको नहीं मिल रहा है। जैसे प्रोटीन चाहिए बच्चों को, और उसकी वजह से बहुत सारे 1-2 पर्टिकुलर डिजीज बहुत पहले गाँव में तो बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है, जिसको एक मेरास्मस बोलते थे, क्वार्शियरकोर। तो इसमें एक बच्चा बिल्कुल हड्डियाँ पिछली उनको शर्ट उतरवा के देखेंगे तो बिल्कुल जो हड्डियाँ नजर आएंगी, बिल्कुल उनके प्रोटीन की वजह से। प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन, उसमें ये दोनों डिजीज आती है, प्रोटीन की कमी की वजह से बेसिकली होता है। कुपोषण में आप देखेंगे तो विटामिन ए की कमी से आपका पहले बाइटोट स्पॉट्स होता है, बच्चों को नाइट ब्लाइंडनेस होती थी, लेकिन अब चूंकि 9 मंथ में उनको वैक्सीनेशन जो प्रॉपर हो रहा है तो उनको विटामिन ए की डोज दी जाती है 1 लाख यूनिट जो है 6 मंथ से कम के बच्चों को, और उससे ऊपर के बच्चे हैं तो 2 लाख यूनिट इंटरनेशनल यूनिट बच्चों को विटामिन ए दिया जाता है। तो उसकी विटामिन ए की कमी, जो डिफिशियंसी की जो डिजीज़ थी आपको आँख से रिलेटेड ज़्यादातर, वो अब बहुत कम हो गई। त्वचा से रिलेटेड भी विटामिन ए की डिफिशियंसी से त्वचा की डिजीज़ भी होती थी, वो अब बहुत कम हो गई है। इसी तरीके से आपका जो है आयरन की कमी से बच्चों में, अच्छा एक चीज़ और बता दूं, कभी कभी क्या होता है कि हम खाने पीने के लिए दे रहे हैं बच्चों को, लेकिन तब भी उनके अंदर कमी हो रही है। तो क्या होता है बच्चों में जो है कि इधर उधर मिट्टी उट्टी में खेलते हैं और वर्म इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा होता है बच्चों में। तो वर्म इन्फेस्टेशन में इसी वजह से अभी गवर्नमेंट ने प्लान चलाया हुआ है कि 6 मंथ में 1 ईयर में एक प्रोग्राम ही जो है डिवर्मिंग के लिए वो करते हैं कि बच्चों को जो है उनको डिवर्मिंग किया जाए बच्चों को। अब तो स्कूल में भी, जैसे हमारे यहाँ जो हम लोग काम करते हैं उसमें स्कूल में बच्चों को जा करके जो है 18 ईयर अगर इस तरह के कोई बच्चे बिल्कुल, हाँ, सभी बच्चों को रूटीनली दिया जाता है डिवर्मिंग के लिए। उनको जो है एंटी हेलमिंथिक, उनके बॉडी में अगर किसी चीज़ की कमी है तो, कमी नहीं, एंटी हेलमिंथिक उनको देंगे तो डिवर्मिंग करेंगे तो जो वर्म की वजह से जो डिफिशियंसी हो रही है वो उसमें कंट्रोल आता है। बाकी खाने पीने में जैसे प्रोटीन है, ये चीज़ें जैसे दूध है, अंडा है, फिश है, जो चीज़ें है, या पनीर है, दाल है, जैसे दाल बच्चों को दिया। बहुत सारे हम लोग के यहाँ तो हॉस्पिटल में एडमिट भी करते हैं इस तरीके के बच्चे जिनको जो है PM बोलते हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, उन बच्चों को, ताकि उनको डिफिशियंसी हो उनको कंट्रोल किया जाए। अब तो बल्कि इवन स्कूल के अंदर आयरन की गोली जो बच्ची, खास करके एडोलेसेंट एज में जो बच्चियाँ स्कूल में पहुँच रही हैं, 12-13 साल की अब बालिग होने वाली हैं, तो उनको दिया जाता है ताकि उनको अब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तो फिर उसमें अगर प्रॉपर नहीं उनको आयरन जो है मिलेगा, हाँ, तो आयरन भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, विटामिन सी चाहिए, कैल्शियम चाहिए, सारी रिक्वायरमेंट। इवन एक चीज़ और मैं बता दूँ, बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है, बच्चे बढ़ते हैं उनके कैल्शियम की रिक्वायरमेंट, हम जो नॉर्मल लाइफ है रिक्वायरमेंट डाइट उनको ज़्यादा चाहिए होती है। जैसे हमारे पर केजी जो है 1 ग्राम एडल्ट जो है उनको प्रोटीन चाहिए होता है, लेकिन बच्चों को उनसे ज़्यादा, क्योंकि उनकी ग्रोथ हो रही है ना, तो ग्रोथ हो रही है तो उनको ज़्यादा चाहिए होता है। इसी तरीके से कैल्शियम, उनका बोन का जो है, हमारा बोन बेसिक स्ट्रक्चर उसका जो है कैल्शियम का है, हालांकि उसके और दूसरे भी मिनरल्स है, फास्फोरस है, प्रोटीन भी होता है, लेकिन कैल्शियम मेन होता है उसमें। तो कैल्शियम के लिए हम लोग उसको कैल्शियम दूध की जो है उनको पीने के लिए बच्चों को रेगुलर पिए उसमें। एक चीज़ और क्या है, बच्चे उस टाइम में कंप्लेन भी करते हैं, स्कूल जो अभी इनिशियल स्टेज में स्कूल जा रहे होते हैं बच्चे, वो बोलेंगे हमारे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, खेल करके आ रहे हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि इसको कोई बीमारी हो गई है, कि इसको फ़ौरन डॉक्टर के पास लेकर के चलते हैं, दिखाते हैं कि उसको क्या दर्द है, वो रोता है, बोलता है हमारे दर्द हो रहा है, रात में बोलेगा, पैर पटक करके रोएगा भी। तो 2 चीज़ें उसमें बहुत कॉमन होती है, पैर पटक करके रोना, एक तो वर्म इन्फेस्टेशन की वजह से भी होता है, दूसरी चीज़ क्या है कि कैल्शियम की कमी की वजह से बच्चे ग्रोथ हो रही है, उसको कैल्शियम जितना चाहिए वो नहीं मिल रहा। बच्चे का जब हड्डी की लेंथ बढ़ती है ना, तो उसमें थोड़ा सा कैल्शियम उसको देते रहिएगा तो पेन होगा, थोड़ा सा सिर्फ ऑयल वगैरह की मालिश भी कर देंगे तो उसका दर्द ठीक हो जाएगा, कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा उसको थोड़ा सा धूप में रखिए, कैल्शियम दीजिए, और अगर वर्म इन्फेस्टेशन तो डिवर्मिंग करा दीजिए एक बार, तो वो बिल्कुल रिकवर हो जाएगा बच्चे, उसके प्रॉपर हाइट लेंथ। अच्छा एक चीज़ और कि बच्चे इसमें की वजह से हम सोचते हैं कि नहीं बच्चा फिर ज़्यादा खेल रहा है इसकी वजह से हो रहा है, नहीं, खेलना कूदना नहीं बंद करवाना है, वो जरूरी है, क्योंकि प्रॉपर बॉडी की एक्सरसाइज, सर्कुलेशन
नॉर्मल ग्रोथ के लिए बहुत बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। अगर हम प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, बच्चे का दौड़ेगा नहीं तो उसकी प्रॉपर बॉडी की डेवलपमेंट नहीं होगा। डॉक्टर साहब, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं नवजात से लेके 5 साल तक के बच्चे, ऐसे बच्चे बोल नहीं पाते हैं और आज के समय पे बीमारी और जो मृत्यु दर है वो बच्चों में ज़्यादा हावी हो गया है। तो जैसे आप लोग डॉक्टर हैं, तो आप कोई बच्चा अगर बीमार पड़ता है, उसके पेरेंट्स अगर लेकर आते हैं तो आप लोग उनको समझते हैं क्योंकि बच्चा बोल नहीं पा रहा है। तो मस्तिष्क की बात करें अगर, तो क्या क्या बीमारियां रिलेटेड हो सकती हैं, कि कैसे समझा जा सकता है कि बच्चे को सिर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही है? सिर से रिलेटेड तो सबसे पहले देखिए डिलीवरी पॉइंट से ही उसकी डायग्नोसिस होती है, माँ की डिलीवरी कैसे हुई है, बेबी की डिलीवरी के टाइम में। क्योंकि बहुत सारे जो हेड इंजरी है, कुछ पैरालिकल स्टेटस जिसको फालिज बोलते हैं, वो डिलीवरी के टाइम में भी होने के चांसेस होते हैं अगर प्रॉपर डिलीवरी सही से नहीं कराई गया है तो। क्योंकि हेड इंजरी बच्चा जो है अगर जो है उसका वर्टेक्स पोजीशन में, जैसे हेड जो है फ्रंट साइड में होता है, उसको बोलते हैं हम लोग मेडिकल टर्म में वर्टेक्स पोजीशन में, तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है बच्चा जो है उस टाइम में अगर कभी कभी क्या होता है, कुछ फोर्सेप्स होते हैं जिनके जरिए बच्चों को जो है बर्थ कैनाल से उसको आउट किया जाता है। तो उस दौरान कभी कुछ इस तरीके से प्रेस हुआ हो, कुछ नर्व दबी हो, कभी कभी क्या होता है बच्चों को जो है दोनों हाथ से पकड़ करके भी जो है डॉक्टर्स वगैरह उसको डिलीवरी कराने की कोशिश करते हैं। तो उसमें कुछ नर्व ब्रेकियल प्लेक्सस से बोलते हैं कि नर्व की जो हमारी जो है स्पाइनल कॉर्ड से निकल के आ रही है, उसमें कई एक ब्रांच है, उसको ब्रेकियल प्लेक्सस बोलते हैं, 3-4 नर्व है उसमें मिला करके। तो उसमें कंप्रेशन की वजह से होता है, किसी बच्चे को देखेंगे हाथ इस तरीके से रखा हुआ, वो डिलीवरी के टाइम से ही होता है। अच्छा, तो सबसे पहले ये भी ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होता है बाद में इन्फेक्शन की वजह से भी हुआ, वो बाद में पता चलता है। इन्फेक्शन की वजह से हुआ हो तो बाद में, और इसी वजह से अगर डिलीवरी टाइम में कभी क्या हो कि हेड के अंदर इंजरी हुई हो और उसमें ब्लीडिंग हुआ अगर माइनर है, या कभी कभी जो है सिर्फ इन्फ्लेमेटरी कंडीशन माइनर इन्फ्लेमेटरी तब भी होता है, नर्व कंप्रेस हो रही हो, कुछ तरह की कंडीशन है। डिजीज़ की वजह से जैसे बहुत ज़्यादा पोलियो में पहले जैसे नर्व की डिजीज़ बोला तो पोलियो में बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब तो हालांकि बहुत ज़्यादा धीरे धीरे पोलियो इरेडिकेशन के करीब है, लेकिन अब केसेस कम हो रहे हैं। तो डिजीज़ में आमतौर से इन्फेक्शंस में जो होता है, तो पोलियो का बहुत ज़्यादा जो पैरालिटिकल जो है AFP बोलते हैं, एक्यूट फैलेसिक पैरालिसिस, मतलब कोई भी बॉडी का पार्ट लूंज हो गया जिसको बोलते हैं कि काम नहीं कर रहा है। तो उसमें बहुत सारे कोशिश करने के जैसे आप तो गवर्नमेंट अभी उसको फर्स्ट जो है WHO ने भी उस पर कंसर्न में रखा हुआ है कि उसको पहले फर्स्ट रूल आउट करके वो पोलियो तो नहीं है। तो एक वो है, बाकी दूसरे हेड इंजरी में इस तरीके से कोई वो इन्फेक्शन की वजह से तो पोलियो ही होता है, बाकी हेड इंजरी की वजह से ही होती है पैरालिटिकल जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो। जी डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे आपसे, पाचन तंत्र की समस्या है सबसे ज़्यादा बच्चों में देखी जाती है, अक्सर सुनने में मिलता है पेट दर्द दे रहा है, या भूख नहीं लग रहा है, या फिर पेट में कीड़े हो गए हैं बहुत ज़्यादा लापरवाही बरतने से, जैसे फास्ट फूड, चॉकलेट, बिस्किट, ये सब अत्यधिक खाने से। तो पाचन तंत्र की जो समस्याएं आती हैं उसमें क्या क्या समस्याएं हो सकती है बच्चों को? एकदम न्यू बॉर्न बेबी में अगर पाचन तंत्र की जो समस्या आती है तो उसमें एक बच्चों के जो आपका जो लेक्टोज का जो है वो इंटॉलरेंस होता है। मतलब समझिए एक तरीके का वो मिल्क के अंदर एक प्रोटीन है एक टाइप का जिसको बेबी जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो इनिशियल स्टेज में तो वो होता है बच्चों को, तो फिर इसको जो है लेक्टोज फ्री मिल्क देने की कोशिश करते हैं। दूसरी उसके बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो खान पान जब शुरू करेंगे तो उसमें खान पान में जैसे अपने अभी बात जैसे कही कि वर्म इन्फेस्टेशन की वजह से भी और खून की कमी से बच्चों को भूख नहीं लगती है। भूख जैसे अगर खून की कमी होगी तो बच्चा थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाएगा, गुस्सा करेगा बात में, कंसंट्रेशन नहीं बनाएगा पढ़ाई में। सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसे आप बच्चों को पढ़ने के अगर 6-7 ईयर का हो गया है तो एजुकेशन जैसे आप उसको पढ़ाएंगे तो माइंड उसका डाइवर्ट होगा, माइंड डाइवर्ट होगा। समझिए कि उसको खून की कमी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि वही वजह हो, लेकिन बहुत सारे केस में ये होगा। एक माइंड मतलब फर्स्ट हमारा क्या है कि इसको खून की कमी हो रही है तो उसको फिर उस तरह के आयरन के सप्लीमेंट है या उस तरह की डाइट उनको देती है जिसमें खून उसका बने। अच्छा, खून की कमी में बहुत सारे कारण में जो है सिर्फ खाने पीने की कमी नहीं, वर्म इन्फेस्टेशन भी है, कीड़ा हो गया पेट में, खास करके एक हुक वर्म बोलते हैं जिसकी वजह से खून की कमी, बहुत ज़्यादा आयरन डिफिशियंसी एनीमिया उसमें होता है। बाकी दूसरी चीज़ें पाचन तंत्र में आप जैसे बाहर इधर उधर जैसे आपने कहा कि जो है फास्ट फूड लेते हैं, फास्ट फूड लेने की वजह से क्या होता है, या छोटी छोटी चीज़ें दुकानों से हम यूज़ करते हैं बच्चों में। एक चीज़ और मैं बताऊँ इसमें, मीठी चीज़ें बच्चे चॉकलेट भी खा रहे हैं तो उनको डेंटल कैरीज भी हो जाता है, बच्चों का दांत सड़ जाता है। तो एक तो पानी की वजह से भी होता है, बहुत ज़्यादा मीठा खाने की वजह से, लेकिन पानी के अंदर अगर फ्लोराइड की क्वांटिटी जो है अगर ज़्यादा है तब भी होगा, बल्कि फ्लोराइड को बोलते ही है डबल एज स्वॉर्ड।
मतलब उसकी कमी से भी प्रॉब्लम होगा, उसकी ज्यादा ज्यादा बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अच्छा, हम खाने पीने में हर चीज हम लोग बोलते हैं कि बैलेंस डाइट लीजिए, प्रोटीन एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में लीजिए, कार्बोहाइड्रेट पर्टिकुलर क्वांटिटी में लीजिए, फाइबर, ये नहीं कि कोई चीज़ खा रहे हैं सिर्फ बच्चों को हम पर्टिकुलर ध्यान देते करें विटामिन की कमी होती है, खूब विटामिन की चीज़ें खिलाया जा रहा है और उसका बेसिक आहार है प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट वो दे ही नहीं रहे। अब कुछ ऐसे होता है जैसे कि रूरल एरिया में तो प्रोटीन वाली चीज़ें खूब दाल चावल रोटी चना ये सब दाल देते हैं, लेकिन उनको विटामिन वाली चीज़ें नहीं देते, फ्रूट्स नहीं देते हैं। तो हमें बैलेंस रखना है, बच्चों को बैलेंस डाइट देती है, चाहे बच्चों को या बड़ों को, सबको। यानी कि उनको प्रोटीन और जो है कार्बोहाइड्रेट फैट वाली चीज़ें देना है, लेकिन साथ में विटामिन वाली भी चीज़ें देनी है, जो कि आपको फ्रूट्स में है, वेजिटेबल में, ग्रीन वेजिटेबल में है, या सीजनल फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, इनको भी थोड़ा थोड़ा दें। या अगर वो नहीं दे पा रहे हैं तो उनके लिए सप्लीमेंट जो मल्टीविटामिन। और एकदम छोटे बच्चे हैं तो चॉकलेट बिस्किट ये सब तो खाएंगे नहीं, तो थोड़ा बहुत, जैसे कि अब जैसे एकदम बिल्कुल हम उसको रेस्ट्रिक्ट भी नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें। अभी तो मैं कुछ दिनों पहले ही पढ़ रहा था कि जो है बच्चों का ब्रेन कैसे शार्प होता है। तो ब्रेन शार्प होने में मैंने जैसे कि बहुत सारी मीठी चीज़ें खाते हैं ना, तो मीठी चीज़ें खाने से खास करके जिसके अंदर मैदा हो, जिसको बोलते हैं हम लोग वो, और जिसके अंदर शुगर क्वांटिटी ज़्यादा हो, तो बच्चों का माइंड जो है उससे शार्प नहीं होता, बल्कि उससे उनको नुकसान होता है। लेकिन चॉकलेट के बारे में देखा, जो खास करके जो ब्लेड चॉकलेट जो होते हैं जिसके अंदर कोकोआ होता है, उससे बच्चों का ब्रेन शार्प होता है। तो मैं एक पढ़ने में नई चीज़ मुझे खुद मिली, तो मैंने पढ़ रहा था, मैंने अपने बच्चों को भी बताया, तो कह रहे हैं कि नहीं पापा चॉकलेट तब तो फिर खाएंगे नहीं, कि उससे तो माइंड शार्प होता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी कि रेस्ट्रिक्ट भी बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो कुछ चीज़ें जैसे कि जिससे नुकसान ज़्यादा हो तो खैर ठीक है। जैसे चाउमीन वगैरह तो मैं बिल्कुल एडवाइज नहीं करता हूँ, ये सब नहीं, उसमें बहुत सारे ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो कि उनकी भूख को समझिए कम कर देते हैं बच्चों को। और उससे एक बात मैं और बता रहा हूँ, गले में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, खास करके सॉर थ्रोट वगैरह। अच्छा, जिन बच्चों को सॉर थ्रोट होता है, टॉन्सिलाइटिस, उससे टॉन्सिल डेवलप हो जाता है, इन्फेक्शन टॉन्सिलाइटिस जो हो रहा है, तो उसमें होता है, तो फिर बच्चों की ग्रोथ पर भी फर्क पड़ता है, उनके प्रॉपर हाइट नहीं उनको हो पाएगी, उनके सेहत जो हेल्थ कम वीक रहेंगे, प्रॉपर वेट जो उनका उनके एज के अकॉर्डिंग जो उनका हाइट और वेट होना चाहिए वो नहीं हो पाता है फिर। तो उन चीज़ों पर ऐसे में बच्चों को क्या खाने के लिए दिया जाना चाहिए? जैसे नॉर्मली हम लोग सुनते हैं दलिया वगैरह, सूजी। देखिए दलिया तो समझिए दलिया सूजी या दलिया दोनों एक ही चीज़ है, अच्छा। गेहूँ से ही बनाते हैं, तो बेसिक आहार है ये दलिया तो आपका, जैसे वो गेहूँ का है, चावल है, दाल है, जो बेसिक आहार में आता है ये, तो ये तो देना ही है। जो घर की चीज़ें हैं ना वो प्रीफर करना चाहिए, लेकिन फ्रूट्स भी देना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को जो है ना कि उनको सर्दी वर्दी होती है तो उनको बिल्कुल फ्रूट से अवॉइड करवाते हैं कि नहीं इनको कर देते हैं। किसी पर्टिकुलर फ्रूट से अगर किसी बच्चों को एलर्जी हो रही है, उससे उसको सर्दी वर्दी हो रही है तो थोड़ा सा उसको अवॉइड कीजिए, लेकिन सारे फ्रूट्स एकदम रेस्ट्रिक्ट करें तो बहुत सारे विटामिन सी फिर कम मिलने लगती है। अक्सर सुनने को मिलता है डॉक्टर साहब कि बच्चे को निमोनिया हो गया है, या नवजात बच्चे को निमोनिया हो गया है, या 4 साल के बच्चे को निमोनिया हो गया। आखिर ये निमोनिया है क्या, और कैसे इसके लक्षण को हम पहचानेंगे कि किसी बच्चे को निमोनिया है? निमोनिया देखिए, जैसे तो एक इन्फेक्शन है जो हमारे लंग्स में होता है, जिसके अंदर लंग्स के अंदर कंसोलिडेशन हो जाता है, जिसको आप बोल सकते हैं कि हार्डनेस है प्रॉपर, और ब्रीदिंग, उसके ब्रीदिंग से ही देखने से समझ में आ जाता है, जिसको बोलते हैं कि पिछलियाँ चलना, आमतौर से जो फीमेल जिनके बच्चों को हो गया तो इसकी पिछली चल रही बोलते हैं, पिछली चल रही, वो पर्टिकुलर उसका सांस लेने का बच्चों का एक होता है कि चेस्ट में जो है वो ऐसा लगता है कि पिछली चल रही, इस तरीके से वो बिल्कुल जो फोर्सफुली वो ब्रीथ करने की कोशिश करता है। और जो आपका जो है जो पिछलियाँ होती है उसके गैपिंग में थोड़ा सा वो गड्ढा सा बन जाता है, तो उससे देख करके वो समझ में आता है। बाकी ऑस्कल्टेशन के जरिए हम लोग उसमें भी करते हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन करके फर्दर एक्सरे भी कराएंगे तो उससे भी पता चलेगा। तो एक तो ये फीवर रहेगा, बहुत सारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी उसको, तो और फीवर भी रहेगा, तो उस तरीके से उसको डायग्नोस करके उसमें जो है ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि निमोनिया को फिर दूसरी डिजीज़ भी हो सकती है लंग्स में, तो उसको डिफरेंशिएट करते हैं कि नहीं वाकई ये रियली ये निमोनिया ही है या कुछ और, मतलब वो बिना जांच कराए कहाँ नहीं जा सकता है। फिर निमोनिया अगर किसी का तो फिर उसको अस्थमेटिक कंडीशन भी डेवलप होने का चांसेस होते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो हो, लेकिन वो अस्थमेटिक कंडीशन होता है, उसमें भी डिफिकल्टी होगी ब्रीदिंग में, तो रेस्पिरेशन एक्सपायरेशन में उसमें भी प्रॉब्लम होती है। तो उसमें फिर ये है कि किसी चीज़ से डस्ट है, उसमें एलर्जिक कंडीशन हो करके, तो उसमें बहुत केयर करने की, जिस चीज़ से एलर्जी हो रही है बच्चों को, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है, तो उससे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि त्वचा संबंधी जो समस्याएं होती हैं, हम लोग अक्सर देखते हैं छोटे जो बच्चे हैं, एक तो एकदम नवजात बच्चों के शरीर में लाल लाल दाने हो जाते हैं, जिसमें परिवार के लोग डर जाते हैं कि जिसे हम लोग छोटी माता भी कहते हैं और चिकन पॉक्स भी कहते हैं। तो
ये जो समस्याएं हैं ये बड़े बच्चों को भी होता है, छोटे बच्चों को भी होता है। तो ये समस्या से अभी इतने सारे वैक्सीन्स आ गए हैं, पहले इलाज इसका दूसरे तरीके से होता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे अब जिसमें मुझे लग रहा है चिकन पॉक्स के बारे जी, में चिकन पॉक्स। एक चिकन पॉक्स भी होता है, एक मीजल्स भी होता है। अच्छा। तो मीजल्स का जैसे वैक्सीनेशन में भी आपका जो है वो बच्चों को, चिकन पॉक्स का अलग वायरस जो है आपका पैरामिक्सो वायरस होता है, उसका पॉजिटिव एजेंट, तो उससे होता है उसके अंदर तो वो तो वायरल डिजीज़ है, तो उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। अगर किसी को हो गया, पहले तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके अंदर पस्ट्यूल्स है और मतलब छोटे छोटे दाने जैसे बनते हैं, उसके अंदर पहले फ्लूइड जो है क्लियर फ्लूइड की तरह होता है, पस की तरह बनता है, फिर वो बस्ट होकर के फिर उसमें स्पॉट छोड़ जाता है। अगर उसको इचिंग वगैरह नहीं किया है तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, बहुत ज़्यादा इचिंग होती है उसमें, तो इचिंग के लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दें कि उसको इचिंग ना हो। फीवर होता है एक तो, अच्छा इवन कि उसके गले वले में भी निकलने में प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा इसमें सेंट्रल साइड में बॉडी का ज़्यादा होता है, मतलब ये लाल दाने नहीं बॉडी का इसमें डिफ्रेंशिएट जब करते हैं ना, पहले जैसे चिकन पॉक्स भी होता था, तो चिकन पॉक्स इरेडिकेट हो गया है। अभी इसी में मैं एक डिस्कशन में बात करूँ कि अभी जो है एक नया मंकी पॉक्स डिजीज स्प्रेड किया है, जो कि यूरोपियन कंट्री में और अमेरिकन साइड में, उसमें भी WHO ने इस पर जारी किया। उसमें हाई अलर्ट उसके लिए जारी भी किया है कि बहुत तेज़ी से स्प्रेड कर रहा है यूरोपियन में। लेकिन बहरहाल उससे कि बच्चों में यहाँ पर जो है ना आपका चिकन पॉक्स में उसको डिफ्रेंशिएट करते, फीवर रहेगा एक तो, इचिंग है तो उसके लिए सिम्टोमेटिक देते हैं, और आपका फीवर है तो फीवर का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। बाकी धीरे धीरे तो वायरल है, अपना बॉडी रिजॉल्व करके ठीक हो जाती है। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि जो डायरिया, दस्त, ये सब जो बीमारी है ये अक्सर देखने को मिलता है कि बच्चे को उल्टी हो रही है, दस्त हो रहा है। तो एक बच्चा बीमार होता है, फिर आपने जैसे कहा कि विटामिन्स की कमी से बीमारी होती है, या उनको सही भोजन नहीं मिल पाता, या देख रेख सही ढंग से नहीं हो पाता है, तो ऐसे में आप क्या उन्हें बताएंगे जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चों की देखभाल करते हैं, ताकि जो बीमारियां हैं वो आए ही नहीं और एक बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहे और खेलता कूदता रहे? तो मैं चाहूँगी डॉक्टर साहब आप संक्षेप में इसे बताएं कि बच्चा कैसे स्वस्थ रहे। करेक्शन कर दूं, विटामिन की कमी से बीमारी नहीं होती जी। विटामिन की कमी से कुछ बीमारी होती है, कुछ इन्फेक्शन से भी होता है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे लोग को दस्त वगैरह, तो जैसे क्या होता है ना कि बच्चे, बहुत सारी माएँ या गांव में ये बोलते हैं कि बच्चे का दांत निकल रहा है तो उसको दस्त हो रहा है। एक्चुअली क्या होता है, बच्चों का दांत निकलते हैं तो दांत निकलने के समय में क्या होता है, वो उसमें थोड़ी सी उसको इरिटेशन टाइप का उसमें होता है, उसके जो मसूड़े होते हैं उनमें गम्स में, तो वो हर चीज़ कुछ भी होता है ना उसको मुंह में डालता है वो। अच्छा। कोई भी चीज़ होती है उसको मुंह में डालता है वो, तो उसके जरिए उनको इन्फेक्शन चला जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो उनको लूज मोशन वगैरह होते हैं। अच्छा थोड़े बड़े बच्चे हैं, मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि बच्चे जो है स्कूल में टिफ़िन लेके जा रहे हैं, अब मान ली समर वेकेशन है, आपने अर्ली मॉर्निंग उसको दिया है, लेट टाइम है, तो ड्यूरेशन की वजह से बहुत सारे इस तरीके से फूड पॉइजनिंग की वजह से भी डायरिया हो सकता है। इस तरीके से बाकी बाहर के स्ट्रीट फूड की वजह से बच्चों में बहुत ज़्यादा डायरिया होता है। अच्छा डायरिया का एक रीज़न वर्म इन्फेस्टेशन भी है, तो वर्म इन्फेस्टेशन की वजह से भी डायरिया होता है। तो इन सारी कंडीशन में डायरिया को तो ठीक करते हैं। बाकी एज ए होल बच्चे लोगों को क्या करना, तो उसके खान पान पर पूरा प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। घर में जो दाल चावल रोटी है वो दीजिए, और फल वगैरह ज़रूर खिलाइए, हरी पत्तेदार सब्जियां खूब खिलाइए बच्चों के लिए। उनको दौड़ने खेलने दीजिए, बिल्कुल मिट्टी में भी खेलने दीजिए। कभी कभी क्या होता है ना, मिट्टी में खेलते हैं बच्चे, इन्फेक्शन जरूर होता है लेकिन इम्यूनिटी भी डेवलप होती है। और तुरंत जो है जैसे होता है ना कि थोड़ी सी चीज़ फ़ौरन एकदम डॉक्टर के पास, थोड़ा सा वेट कीजिए डॉक्टर के पास आने के लिए भी। छोटी छोटी चीज़ों के लिए बिल्कुल नहीं एकदम इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा क्यूरियस नहीं होना चाहिए कि हम कभी कभी क्या होता है कि एक्स्ट्रा क्यूरियोसिटी और उनके जो प्रोडक्शन में जो है कुछ बीमारी उनको दे देते हैं, खास करके इम्यूनिटी से रिलेटेड, उनकी इम्यूनिटी को कमज़ोर करके। तो इन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो डिजीज वगैरह नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और जैसे कि आशा करती हूँ कि आप लोगों ने भी सुना कि डॉक्टर साहब का कहना है कि बच्चों को अच्छे से देखरेख कीजिए। एक माँ ही होती है जो बच्चे के हर हरकतों को समझती हैं। बच्चा को कब भूख लगा है, उसे दर्द कहाँ हो रहा है, या एक नवजात बच्चा हो या 5 साल का बच्चा हो, अपने दर्द को सिर्फ माँ के सामने ही बयां करता है। और ख़ासकर एक माँ को ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको अपने बच्चे को कैसे खान पान देना है, क्या खिलाना है, फास्ट फूड से दूर रखना है, ताकि आपका बच्चा स्वस्थ रहे, बिल्कुल खेलता रहे और दौड़ता रहे। और हाँ, जैसे खेलने कूदने के लिए उन्हें बिल्कुल ना रोके। और अगर कोई जटिल समस्या है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से जाकर टेस्ट करवा सकते हैं, उसके बारे में अच्छे से जांच पड़ताल करा के ही इलाज करा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आशा करती हूँ कि आप लोगों को आज जानकारी मिली। फिर हम लोग एक नए विषय पर आप लोगों के सामने मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।